विद्यार्थियों नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए आपका स्वागत है। और हम लोग बातचीत कर रहे थे मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक जो 1958 में 1958 में प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद मोहन राकेश को बहुत ख्याति मिली थी। उसके हम प्रथम अंक का पूरा पाठ कर चुके हैं, उस पर बातचीत कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं उसके द्वितीय अंक पर, दूसरे अंक पर हम बातचीत करेंगे। जब कालिदास उज्जैन चला जाता है राजकवि बन करके, उसको राजकीय सम्मान मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है। और मल्लिका उसको भेजती है बकायदा कि आपको जाना ही पड़ेगा, और अपना सर्वस्व त्याग करके भेजती है। न उस पर कोई दबाव बनाती है, न कोई उस पर ब्लेम लगाती है, और न उसके लिए कोई कोई इस प्रकार की कोई वादा लेती है कि तुम वहां जाकर के किसी और से प्यार नहीं करोगे, मोहब्बत नहीं करोगे, या तुम मेरे लिए हमेशा बने रहोगे, है ना। और वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से भेज देती है। और कालिदास उज्जैन आ जाता है राजकवि के रूप में। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद की कहानी है। कुछ वर्षों बाद क्या घटित होता है, जब कालिदास उज्जैन आ चुका है उसके बाद क्या दशा होती है। और इधर देखिए कि उधर कालिदास की क्या दशा होती है, यानी कालिदास के जीवन में क्या परिवर्तन होता है, और इधर मल्लिका के जीवन में क्या दुख दर्द और क्या पीड़ाएं शुरू होती है। उसका जीवन किस प्रकार से और भी कष्टों से और भी संघर्षों में गिरता चला जाता है, और भी समस्याओं का शिकार हो जाता है। निक्षेप अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य, मल्लिका वैसे ही ज्वर आता है अभी। निक्षेप पहले से कुछ और अंतर नहीं पड़ा, लगता तो नहीं। 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर, यानी कि उसकी माँ बीमार है अब। एक तो माँ की उम्र भी हो रही है, और फिर अपनी बेटी की चिंता भी है, तमाम तरह की समस्याएं हैं, और घर में कमाने वाला तो कोई और है नहीं है। तो इस प्रकार की तमाम जो जिम्मेदारियां हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं, जाहिर सी बात है उनकी जिम्मेदारियां हैं। तो उसको कोई मर्ज सा हो गया है, उस मर्ज का जैसे उसके पास कोई समाधान नहीं है। औषध भी ठीक से नहीं खाती। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक, दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिला हूँ, क्यों? कई बातें करना चाहता हूँ, कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। मल्लिका किस बात का? निक्षेप बात तुम जानती हो, मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह से वहां के हो जाएंगे। मल्लिका और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहां जाकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतुसंहार की रचना की, वहां उन्होंने कई काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। निक्षेप यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है, जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी क्या, मुझे कहते हुए दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी। मल्लिका व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं, है ना। अब मल्लिका कह रही कि जब आदमी फेमस हो जाता है ना, तो उसके साथ बहुत सारे अपवाद जुड़ते हैं, जाहिर सी बात है। और सच बात ये भी है कि जब आप आम से खास हो जाते हैं, जब आपका लेवल बढ़ जाता है हर तरह से, तो आपके साथ कई तरह की मतलब भ्रांतियां फिर फैलने लगती है देश दुनिया में आसपास। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। सुना यह भी तो था कि गुप्त वंश की राजदूहिता से उनका विवाह हो गया। मल्लिका तो इसमें बुरा क्या है? एक तरह से देखें तो बुरा नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने, अब देखिए कि मल्लिका, मैंने कहा ना कि विवाह जैसी चीज को विश्वास नहीं करती थी शुरू से ही, और प्रेम को ही वो सर्वस्व मान रही थी। और उसी सिलसिले में सब कुछ चलता है उसके जीवन में। और उसने शायद कालिदास के लिए ही विवाह नहीं किया और सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। लेकिन कालिदास तो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लेता है वहां जाकर के। अंबिका उनके प्रसंग में मेरी बात नहीं कही नहीं जाती। मैं अनेक अनेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ, वे असाधारण है। ये मल्लिका है, अंबिका ने मल्लिका ही है। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है
राजदूहिता बहुत विदुषी है। अब देखिए अपनी बात को कैसे भटका रही हो, कह रही कि वो एक असाधारण विलक्षण प्रतिभाशाली है और मैं बिल्कुल सिंपल हूँ, इसलिए उनको अपने लेवल की स्त्री चाहिए थी और वही मिल गई। और मैंने सुना है कि प्रियंगु मंजरी जिनके साथ उनका विवाह हुआ है वो असाधारण विदुषी है, बहुत विद्वान है वो। हाँ सुना है, बहुत शास्त्रार्थ शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा ना कि एक तरह से देखें तो इसमें कुछ बुरा नहीं, परंतु दूसरी तरफ से देखें तो बहुत ग्लानि होती है मलिका। इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि यह ऐसी में उनकी प्रगति में बाधा भी न बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। निक्षेप, यह तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा न करती तो आज तुम्हारे जीवन का रूप यह न होता। मलिका, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ है, मैं काम करती हूँ। निक्षेप, बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है, केवल इतना ही अंतर है। माँ को औषध दे दूं, अभी आती हूँ। मल्लिका, माँ ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं। निक्षेप, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। कौन लोग? संभव तो राज्य के कर्मचारी हैं। दो वैसी ही आकृतियां मैंने देखी, जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। वैसी आकृतियां? जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती है? कहती है कि जब भी ये आकृतियां दिखाई देती है कोई न कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध और कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्या हुआ? और जो कुछ हुआ तो अच्छा ही हुआ। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। निक्षेप, नहीं, परंतु नहीं कैसे? मल्लिका सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे? अरे निक्षेप, मैंने अभी तक और आकृतियां घोड़ों पर आती देखी है, तो क्या हुआ? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? वो एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति? मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। कालिदास? यह कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं इस राजसी वेशभूषा में, और उन्हें कोई न पहचान पाए। निपेक्ष की आंखें पहचाने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ, राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। रंगिणी उनसे पूछा, हम अंदर आ सकती हैं? संगिनी, तू पूछ। रंगिणी, अच्छा पूछती है, सुनो तुम्हारा घर है? मल्लिका, हाँ हाँ आइए। आप मेरे यहाँ आई हैं? रंगिणी, हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आए, समझ लो कि यूं ही आई हैं ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। मतलब शहर के लोग आते हैं ना गांव देखने के लिए, तो ये लड़कियां दोनों शहर से आई हैं उज्जैन से गांव को देखने के लिए। कालिदास के यहाँ साथ आई है पूरी राजमंडली। पहले मैं परिचय दे दूं, यह है रंगिणी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य अभ्यास करती है। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है रंगिणी। और यह है संगिणी, उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही है। तुम्हारा परिचय? मल्लिका, क्या बोलती है? संगिणी, तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका, मेरा परिचय कुछ भी नहीं है। आइए यहाँ आसन पर बैठिए। हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन के लिए आए हैं। इस स्थान को आप क्या कहते हैं? किस स्थान को? इस अभिप्राय इस स्थान से जहाँ इस समय हम हैं, उज्जैनी से हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? प्रकोष्ठ? प्रकोष्ठ को तुम लोग प्रकोष्ठ कहते हो। इसे कुंभ, कुंभ प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। देखो यहाँ कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। स्थानीय शब्द? संगिनी, हाँ आंचलिक शब्द। जैसे पतंजलि ने लिखा है कि यदा को कुछ लोग उर्वा बोलते हैं और तद्धा को तरवा। पर्यावरण तत्ववाद की बात है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगिनी, देखो हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं, यहाँ की जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मल्लिका, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता मैं नहीं जानती। हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगिनी, यह मैं नहीं मानती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा नहीं कि अब कालिदास बड़ा आदमी बन गया ना, तो जहाँ पैदा हुआ है, जन्मभूमि है, तो लोग उसको जानना चाहते हैं, उसकी असाधारणता को समझना चाहते हैं। तो ये लड़कियां बच्चियां वहीं से आती है। रंगिणी, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि पर अध्ययन कर रही है। अब देखिए बड़ा आदमी बन गया ना, तो सरकार फाइनेंस कर रही है, फेलोशिप दे रही है,
और उसी को लेकर के ये लड़कियां दोनों कालिदास के जीवन पर अध्ययन करना चाहती है, कालिदास के जीवन के तमाम पहलुओं को जानना चाहती है और इसी को समझने के लिए ये पूरा समझे कि यहाँ पता करने के लिए आती है यहाँ की वनस्पतियाँ कैसी है और यहाँ की प्रकृति कैसी है, यहाँ की भाषा कैसी है, यहाँ की सारी चीजें कैसी है। मलिका, आज वर्षों बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ गिरे होंगे, वैसे ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैं तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी है। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायिकों ने से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई है। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गाकर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर से घटा ध्वनियां गूंज उठेगी और मैं अपनी ये भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। कहूंगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचना के लिए ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब भी जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। परंतु आज तुम आए तो सारा वातावरण ही और होए और नहीं सोच पा रही तुम भी वही हो या अनुस्वार। मुझे विश्वास है मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ, कहिए। अब देखिए कि मल्लिका की स्थिति क्या होती है कि मतलब अब उसका पूरा अनुभव बदल जाता है और कालिदास जब इस प्रकार से आता है तो उसका कहते हैं नहीं पूरा उसका मनोविज्ञान बदल चुका है। अनुस्वार, देव मात्र गुप्त के अनुस्वारों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। मल्लिका, देव मात्र गुप्त कौन है? अनुस्वार, ऋतु संहार कुमार संभव मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कविंद्र राजनीतिक निष्णात आचार्य कश्मीर के भावी शासक हैं। अब देखिए कि उसका नाम बदल चुका है, उसको कश्मीर का राजा बना दिया जाता है बाद में कालिदास को, है ना। तो कह रही है कि मतलब अब जब आप पूरा लावा लश्कर में तब्दील हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। तो कालिदास अब वो पहले वाला कालिदास नहीं रहा है, सब कुछ बदल चुका है और वो भावी कश्मीर का राजा भी बनने वाला है। इसलिए उसकी जिंदगी में समझिए कि सब कुछ परिवर्तित हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है। और जब सब कुछ बदल चुका है तो उस बदलने के बाद क्या होता है, और उसकी पत्नी भी साथ में आती है। देव मात्र गुप्त की राजमहिषी गुप्त वंशु दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है और शीघ्र ही यहाँ आना चाहती है। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। मल्लिका, ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास हैं और आप कह रहे हैं कि वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मात्र गुप्त उन्हीं का नया नाम है। अब उसको नया नामकरण भी मिल जाता है। वे कश्मीर का शासक संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही है। अनुस्वार, मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह में वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेगी। इसे आपका आदेश समझते हुए हमें कार्य अभी अपने हाथों में संपन्न किए देते हैं। आओ अनुनासिक अनुनासिक, मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। अब देखिए कि महारानी आ रही तो उसका जो पुराना घर है, कच्चा घर है, उसमें बहुत सारा चीज परिवर्तित कर रहे हैं लोग, क्योंकि जब बड़े लोग आते हैं तो उसमें सब कुछ चेंज करना पड़ता है ना। और किस तरह से वो सारी चीजें इसमें बदल देते हैं लोग। और बदलने के बाद किस तरह से वस्त्र, अब देखिए उसने वस्त्र कैसा पहना हुआ है तो वस्त्र भी बदल रहे हैं। शास्त्री कौन सा प्रमाण है क्या नहीं, सारी चीजें वो मतलब जो उनकी सेवक है सारा चीज देख रहे हैं उसमें। मैं भी यही समझता हूँ, तो इस बात में हम दोनों सहमत हैं, चूल्हे को न हटाया जाए। मैं समझता हूँ हम दोनों सहमत है ना। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं अनुस्वार, तो इसमें सहमत हूँ तो तो इसे हटा देना चाहिए, तो अवश्य हटा देना चाहिए, तो हटा दो। मैं हाँ, तुम नहीं, नहीं क्यों, क्यों का कोई उत्तर नहीं। फिर भी यानी आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं कि किस चीज को हटाना है किसको नहीं हटाना, कैसा सेटअप करना है, सब चीज हटा करके ये दोनों सेवक की सारा व्यवस्था पूरी उसके घर को एक नया रूप दे रहे हैं। और देखिए आगे क्या होता, मातुल मातुल भी आ जाता है और प्रियंकु मंजरी भी पहुंच जाती है। वह इस सारे प्रदेश की सबसे सुशील और सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। मल्लिका अंदर से आती है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था। देवी जब से आई है तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही है। तो यही है मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसिनी। मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया गया है? प्रियंगु, आर्य मातुल, आप अब जाकर विश्राम करें, अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल, परंतु आपके लिए आसन, उसकी चिंता न करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। मातुल, असुविधा तो होगी, आप असुविधा
को असुविधा न माने, ये दूसरी बात है। और वास्तव में कुलीनता इसे कुलीनता कहते हैं इसी को। बड़े कुल की विशेषता तो यही होती है कि प्रियंगु आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मुझे थकाया आपने, आपके कारण मैं थकूंगा। मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई और खाई से शिखर पर जाने को कहती रहे तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का आत्मश्लाघा नहीं करता। मतलब आत्मश्लाघा यानी कि अपने आप की प्रशंसा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शरीर शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घूमता हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशुपालन का। एक पशु भी मार्ग से भटक जाए तो प्रियंकु देखिए, आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। मातुल, अब मैं पशु को देखता हूँ, गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं को देख रेख मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पहले ही बेच दिए। और सच कहूँ तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि सचमुच वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। अतुल, क्यों? अच्छा, तो मुझे अनुमति दीजिए। घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की अव्यवस्था करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मल्लिका देवी के बैठने की कुछ तो व्यवस्था कर दो, नहीं तो ऐसे ही खड़ी रहेगी। अच्छा, मैं चल रहा हूँ, कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। प्रियंकु, आप चले यहाँ से, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा अच्छा, मुझे चिंता करने की आवश्यकता है। चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका अंबिका, फिर भी कोई काम हो तो कहला दीजिएगा। प्रियंकु, सचमुच बहुत सुंदर हो, जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। मल्लिका, आप बैठ जाइए ना। नहीं, बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बार बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्राय यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें सुविधा अधिक सुविधा थी। देखिए, पत्नी भी बोल रही है भाई प्रियंका मंजरी, मतलब सिर्फ तुम्हारे कारण हम आए, बाकी हम यहाँ भी नहीं आते, क्योंकि दूसरा रास्ता ज्यादा अच्छा था। मैं समझ नहीं पा रही कि किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले तो मैं आपके लिए। आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं। संभव था ये न भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त और एक कारण था, चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। इस प्रदेश का वातावरण? प्रियंकु, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है। कितनी निर्व्याज सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। मल्लिका, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु प्रियंकु, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहां से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इसमें बहुत संकटपूर्ण है। यूं वहां के सौंदर्य की इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। यहाँ मेरे पास बैठो। मल्लिका, दूसरा आसन ले लेती हूँ। पेंगू, लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हारा साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। अब तो वे मात्र गुप्त के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ भी की रचनाएं मिल जाती है। ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। पेंगू, मैं समझ सकती हूँ, उनके उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से ही उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। वे भी जब जब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं, इसलिए राजनीतिक कार्यों में कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें, तुम ऐसा नहीं समझती?
मल्लिका, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती रिंकू, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ, ये इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो। उस इससे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है, शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ उनका समय उस तरह नष्ट न हुआ करे। अब देखिए, जो उनकी पत्नी बन चुकी है, तो सारी चिंताएं उसको करना है ना, और ये सब मल्लिका को सुना रही है, जो मल्लिका के रग रग को, कालिदास के रग रग जानती, हर चीज को जानती है। लेकिन मल्लिका क्या कर सकती है, क्योंकि मल्लिका के पास इस समय कहने के लिए, समझाने के लिए कुछ नहीं है। और जब मल्लिका के पास कहने के लिए, समझाने के लिए कुछ नहीं है, तो मल्लिका क्या बोलेगी यहाँ पर। मल्लिका जैसे कुछ भी नहीं बोल सकती है, सिर्फ मल्लिका सुन रही है। और मल्लिका को ये दुख, चाहे दुख हो रहा हो चाहे सुख हो रहा है, लेकिन उसे सब चीज सुननी ही है उसे। वो क्या कर सकती है इससे ज्यादा। इसलिए मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जा रहा हूँ। कुछ हरिण शावक आएंगे, जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान की क्रीड़ाशैल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएगी। हम यहाँ से कुछ घरों का भी यहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इसमें अंतर पड़ेगा। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के दो कुशल स्थपित हमारे साथ आए हैं। क्यों? मल्लिका, आप बहुत उदार है, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होगी। फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। स्थपतियों से कहा है कि वे उज्जैनी के संलक्षण शिलाएं लाकर कार्य आरंभ करें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं? हाँ, इसमें बाधा क्या है? तुम यहाँ किसी से सूत्र में तो बंधी नहीं हो। मेरी माँ यहाँ है। यह कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ को भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे सतपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे। तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी। मल्लिका, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती प्रियंकु, परंतु मैं तुम्हें इससे कई अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के दो अधिकारी यहाँ आए थे। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा? हाँ, देखा। तुम उनमें से जिसे भी चाहो अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। मल्लिका देवी, प्रियंकु, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में यही दो नहीं और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी। मल्लिका, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। देखिए कि कहते कि तुम जिससे चाहो हम तुम्हारी शादी भी करवा देंगे, लेकिन मल्लिका इसके लिए तैयार नहीं है। क्यों? तुम्हारे मन में कल्पना नहीं कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? नहीं, इ- इसके मन में ये कल्पना नहीं है अंबिका। हाँ माँ। अंबिका, इसके मन में कल्पना नहीं है, क्योंकि ये भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में। मल्लिका, तुम उठ क्यों गई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चलो, चलकर लेट जाओ। अंबिका, मैं किसी आने वाले के से बात भी नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए हैं। मेरे लिए यह घर घर नहीं, एक काल गुफा है, जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ। तुम चाहती हो कि मैं किसी से बात भी न करूं। मल्लिका, परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका, तुम्हारी अपेक्षा में फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। यह घर सदा से इस स्थिति में नहीं है राजवधु। मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लिपा पोती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह गिरती टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी भी यहाँ टूटी सी पड़ी रहती हैं। यह सब इसीलिए है कि अब आगे बोल नहीं पाती है वो, क्योंकि जिससे उसकी बेटी का विवाह होना था, उससे तो कोई और विवाह करके वो विवाह यहाँ रानी बन के आ चुकी है। और अंबिका चाहती थी कि उसकी बेटी उसी प्रकार से रानी बने, लेकिन बेटी तो भावना में जीती है। इसलिए बेटी से सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ खो जाता है बेटी का। मैं देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब भी जो कुछ संभव है मैं कर पाऊंगी। स्थपतियों के आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर। मल्लिका, ऐसा मत कीजिए,
इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। प्रिंगू, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही हूँ। तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहूंगी कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर सकूं। इस समय और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। यूं तो इस समय भी अवकाश नहीं था, पर मैंने आना आवश्यक समझा। मैं पर्वत शिखर की ओर घूमने गए हैं थे। मैं उस बीच इधर चली आई। अच्छा अंबिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजवधु। तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग। प्रियंकु, मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए। अंबिका, लो मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। इन्हें मैं कहती थी। उनके अंतर की कोमलता साकार हो उठी। आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। मल्लिका ठगी से उसकी ओर देखती रही। आज जब तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य चाहिए तुम्हें। मल्लिका, राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए और कोई कैसे उत्तरदायी है। अंबिका, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है। निस्संदेह वह उस इस किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। राज्य के स्थापित के स्थपति से घर की भित्तियों का परिष्कार कर देंगे। आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है। उस शासक और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था। परंतु माँ माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराइयों तक नहीं जाती। माँ विलोम इस तरह क्षुब्ध क्यों होती हो अंबिका। आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। अब विलोम आ जाता वापस, क्योंकि कालिदास राजा बन के आ गया ना भाई, और उसकी रानी भी साथ में आई है और उसकी वाहवाही हो रही, सब तरफ उसी का नाम चल रहा है। तो विलोम कहता है कि आज तुम क्यों दुखी हो। आज तो तुम सारा गांव सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रहा है। आज हर कोई तुम्हें ही याद कर रहा है, फिर तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता क्या है। राज की पगधूलि घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है। अंबिका, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे शूद्र जीवन में कहाँ समा सकता है। चलो मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख कितना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के स्थपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। विलोम, बैठ जाओ अंबिका, आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं, उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि कालिदास यहाँ हुआ है भाई। तो किस प्रकार से देखिए मल्लिका की जिंदगी में क्या से क्या हो जाता है। मल्लिका, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे, आज विलोम। और आज और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा नहीं, तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती। संभव है कि लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न रह जाए। मल्लिका, बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। विलोम, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। बदीन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं, वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ अरण्य शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। मल्लिका, यह सच नहीं है, यह सच नहीं है। इंद्र वर्मा और विष्णुदत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि। मल्लिका, उस आदेश का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। और अर्थ क्या अर्थ हो सकता है। क्या राज कन्या हरिण शावकों से खेला करेगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी आकृतियां बनाएंगे। यह भी एक मनोरंजन का विषय है कि राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं और यहाँ कोई पेड़ पत्ता तिनका शेष नहीं रहेगा जिसकी वे अनुकृति बनाकर नहीं ले जाएंगे। मल्लिका, इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ नहीं है। अर्थ बहुत स्पष्ट है। मैं यहाँ की हर वस्तु को विचित्र रूप में देखते और उस विचित्र को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तो मैं ये घर, ये पर्वत सब उनके लिए विचित्र
के उदाहरण है। मैं तो उनकी सूक्ष्म और सूक्ष्म दृश्य की प्रशंसा कर रहा हूँ, जो यहाँ वैचित्र नहीं है वहाँ भी वैचित्र देख लेती है। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। अंबिका, यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छायाएं अवश्य और सी लगती होंगी। वह कौन राक्षसी थी जो जिस किसी जीव को अपनी छाया से पकड़ लेती थी। मैं चाहती हूँ मैं ही वह राक्षसी होती जिससे आज मैं भी अंबिका बोल रही है आज कि मतलब कालिदास ने हमारे साथ क्या छल किया है। और ये सब मैं पहले ही जानती थी। मैंने अपनी बेटी को समझाया, लेकिन मेरी बेटी ने इस बात को कभी समझा नहीं। मल्लिका, तुमसे कहा माँ तुम विश्राम करो, बात मत करो। आर्य विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम, हाँ अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को अशांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वे लोग चले भी जाएंगे। अंबिका, उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है अंबिका भी जीवित है। विलोम, परंतु मैं समझता हूँ वह एक बार जरूर आएगा। उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता, और विशेष रूप से वह जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका? उसे एक बार आना चाहिए। मैंने आपसे अनुरोध किया आर्य विलोम की इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। अब मल्लिका क्या बोले, उसका वो खुद उदास से परेशान है। उसके पास इन सारी चीजों का कोई जवाब नहीं है। वो जवाब भी क्या दे और क्या बोल सकती है वो? विलोम, मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है। मैं समझता हूँ उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है कि किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती है मैं मुंह से कह देता हूँ। तुम्हें मेरा यहाँ आना अखर रहा है, मैं जानता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, परंतु मैं कुछ ही देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूँ। संभव है इस बार कुछ क्षणों के लिए वह यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उसके कुशल क्षेम पूछ लूंगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। मल्लिका, आर्य विलोम, उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उनसे मिलना चाहें तो उनके लिए यही स्थान नहीं है। विलोम, परंतु यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं पर मिले थे। वर्षों बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का कुछ अनुभव नहीं होगा। मल्लिका, मैं अनुरोध करती हूँ आप इस समय यहाँ ठहरने का हट न करें। मैं कह रही हूँ आप चले जाएं। ये मेरा घर है। मैं नहीं चाहती आप इस समय मेरे घर में हो। वहाँ इनसे कहो यहाँ से चले जाए। मैं नहीं चाहती इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। मल्लिका, आर्य विलोम, मैंने आपसे कहा आप यहाँ से चले जाएं। आप नहीं जानते कि चला जाता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहाँ कोई आप अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है जान सकता हूँ। क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से आपका ऐसा कुछ हो सकता है? मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं है। माँ उसकी बोल रही है कि मुझे पता था ये बात तो कि मुझे वो आता तो भी आश्चर्य होता, और अब किसी बात का आश्चर्य नहीं है क्योंकि मुझे सारी स्थितियां मालूम है कि कालिदास सिर्फ अपना समय पास कर रहा था मेरी बेटी के साथ में, और वो सारी स्थितियां इसीलिए मुझे नजर आ रही है और मैं समझ सकती हूँ सारी चीजों को। कोई आश्चर्य नहीं, प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। विलोम, परंतु मुझे खेद है। वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, परंतु भरोसा नहीं रहा। संभवतः यह मित्रता एक ओर से नहीं थी। उसने कभी हमें अपनी अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा। फिर समान की समानता से मित्रता होती है। बात भी सही है कि अब तो कालिदास बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, राजकवि नहीं, अब तो राजा बनने जा रहा कश्मीर का, और हम तो वही साधारण है। तो हमारी उससे बराबरी दोस्ती कैसे होगी? मल्लिका, आर्य विलोम, मैं फिर कह रही हूँ आप चले जाएं, अन्यथा वास्तव में
यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। यहाँ तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु लिया है। आवश्यकता हो तो तुम्हारे लिए। हमें मधु की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलोम ऐसा। अच्छा अंबिका, पर कभी मधु की आवश्यकता पड़ जाए तो संकोच मत करना। फिर चला जाता है। मल्लिका क्षण भर सिर झुकाए दबी सी खड़ी रहती है, फिर अपने को संभाल पाने में असमर्थ अंदर चली जाती है। अंबिका का करुणा में सबर हो जाता है। अंबिका, मल्लिका। मल्लिका रुक जाती है, पर कुछ भी उत्तर न देकर मुंह हाथों में छिपा लेती है। अंबिका उठकर धीरे धीरे उसके पास आ जाती है और उसे बाहों में ले लेती है। मल्लिका अंबिका के वक्ष में मुंह छिपा लेती है। सारा शरीर रुलाई से कांपता रहता है, पर गले से स्वर नहीं निकलता। अंबिका की आंखें भर आती है और वह उसके कांपते शरीर को अपने से सटाए उसकी पीठ पर हाथ फेरती रहती है। फिर होठों और गालों से उसको प्यार करती है। अंबिका अब भी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने। मल्लिका, उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो। देखिए, माँ कह रही कि तुम अब भी रोती हो उसके लिए, लेकिन मल्लिका कहती कि माँ उसके बारे में कुछ मत कहो, क्योंकि मैं सब कुछ समर्पित कर चुकी हूँ। भले ही मेरा प्यार एक तरफा हो, लेकिन मैंने किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं है वाली बात है। तो मल्लिका उसको उस तरह से चाहती है ना। और देखिए, ये दूसरा अंक समाप्त हो जाता है यहाँ पर। अब इस नाटक का एक और अंक बचा हुआ है, हम उस पर बातचीत करेंगे। और उस अंत में क्या क्या होता है, विलोम आता है, मल्लिका आती है और आपस में फिर कालिदास भी आ जाता है और क्या आर्ग्यूमेंट होता है और नाटक किस त्रासदी की तरफ जाता है। देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ तो कालिदास खुद सुखात्मक नाटक लिखने वाले थे और शेक्सपियर की पूरी परंपरा है वेस्ट में, तो दुख अंत में नाटक ट्रेजेडी में बदल जाता है, इसलिए उसको ट्रेजेडी वाला नाटक कहते हैं, है ना। और ये भी कहीं कि उसी चीज को वहन कर रहा है। और आधुनिक जीवन की, मैंने कहा ना कि तमाम विडंबनाओं को अभिव्यक्त करने के कारण इस नाटक में भी वो त्रासदी आ जाती है कि मल्लिका उसको चाहती रहती है और कालिदास की जिंदगी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। कहते हैं ना कि उसकी जो आर्थिक दुर्दशा सब कुछ बदल चुकी है ना। और आर्थिक जो स्थिति है वही तो आपकी तमाम पहचान को डील करती है। एक आप सफल हो जाते हैं तब आपकी जिंदगी के पैमाने सब अलग हो जाते हैं। दुनिया आपको अलग तरह से देखती है। लेकिन एक आप सफल नहीं होते हैं, संघर्ष आपने भी किया होता है लेकिन सफलता नहीं मिली होती है, तब आपकी जिंदगी अलग होती है। ये जीवन वही है, लेकिन जिंदगी को देखने का जो नजरिया है, पैमाना बदल जाता है। तो कालिदास सफल हो जाता है और मल्लिका उसके प्रेम में, उसकी भावना का वर्ण में अपने आप को समर्पित करती है। इसलिए उसे उस सारी चुनौतियों का, उसे हर तरह के दुख का सामना करना पड़ रहा है। मैंने कहा ना कि जो जितना सरल है, जो जितना सही है, उसको उतना ही कष्ट और उतनी ही पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। जो जितना चालाक है, शातिर है, वो उतना ही अपने लिए जगह बना लेता है और समझिए कि उसकी जिंदगी अलग तरह की होती है। ठीक है, तो एक और अंक है, तीसरा अंक, उसकी हम बातचीत करेंगे। और आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए। नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप देखिए इसको और समझिए। और इसके माध्यम से मैंने कहा ना कि आधुनिक जीवन का जो द्वंद्व है, देखिए, जयशंकर प्रसाद के बाद मोहन राकेश ही महत्वपूर्ण नाटककार है, समझ लीजिए आप। और ये सब आजादी के बाद का समय है और किस प्रकार से समाज बदल रहा था। वो बुल टूट रहे थे, नई दुनिया बन रही थी और शिक्षा, आधुनिकता, तमाम चीजें आ रही थी, स्त्रियों को लेकर नजरिया बदल रहा था। तो उन सारी चीजों को किस प्रकार से नाटककार इसमें समायोजित कर रहा है और किस तरह से उसको एक आयरनी, एक विडंबना में तब्दील कर देता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो पूरा देखिएगा।